मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लूप कंट्रोल्स क्या होते हैं। लूप कंट्रोल्स में क्या क्या सिचुएशंस होती है ये हम आगे देखेंगे। कितने टाइप्स के लूप होते हैं, कोई भी लैंग्वेज जो जावा C++ इनमें कितने टाइप के लूप्स होते हैं इसे भी हम स्टडी करेंगे। अभी हमने इस के पहले यहाँ पर सीखा हुआ है कि कौन कौन से हमारे पास डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं या कौन कौन से डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं। तो हमने देखा 3 प्रकार के डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं, इफ़, उसके बाद में इफ़ एल्स, और उसके नेक्स्ट हमने पढ़ा नेस्टेड इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट और इन सब में यदि कंडीशन ट्रू होती है या पर्टिकुलर केस की वैल्यू हमें मिलती है तभी वो केस एग्जीक्यूट होता है, ये हमने अभी देखा। अब हम जावा में आगे अब पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। तो लूप कंट्रोल में हमारे पास जो लूप है उसको हम पहले देख लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमें एक ही काम को बार बार करना होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको 2 की टेबल लिखनी है, तो 2 की टेबल के लिए आप क्या करेंगे, 2 में प्लस करेंगे 2 का और आपके पास नेक्स्ट नंबर 4 आ जाएगा। फिर आप जो आउटपुट आया, ये आउटपुट है हमारा 4, इसमें आउटपुट में फिर से 2 ऐड करेंगे और आपके पास न्यू नंबर आ गया 6। अगेन जो आपके पास आउटपुट आया 6, उसमें आपने ऐड किया 2, फिर आउटपुट आया 8 जो आया उसमें फिर से ऐड किया 2 और फिर से आउटपुट आया 10। आप देख रहे हैं कि बार बार एक ही प्रोसेस हो रही है। जो हमारा आउटपुट आ रहा है हम उसमें 2 को ऐड कर रहे हैं, आउटपुट आया ऐड करा 2 को। जब एक ही काम को हमें बार बार करना होता है तो हम उसे लूप स्ट्रक्चर कहते हैं या लूप स्टेटमेंट कहते हैं। तो लूप स्टेटमेंट के लिए हम लूप स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। इतना समझ में आया होगा कि लूप का क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ और भी क्लियर डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। देयर में बी सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स इन जनरल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली, और एक के बाद एक। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। पहला फंक्शन पहले होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट एक ही टास्क हम बार बार करते रहते हैं तो हम उसे लूप या लूपिंग कहते हैं, ठीक है। और सेकंड डेफिनेशन क्या लिखी है इसमें, क्यों रिक्वायरमेंट ये आपने समझा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लूप क्या होता है। A loop statement allow us to execute a statement or a group of statement multiple times. लूप स्टेटमेंट ने हमको ये फैसिलिटी दी कि जो काम आपको बार बार करना है वो एक बार आप लिख दो और वो उसको मल्टीपल टाइम्स करता रहेगा। जैसे मुझे यहाँ पर जो प्लस करना था वो मुझे बार बार करना था, तो मैंने एक ही बार लिख दिया और ये काम ऑटोमेटिक बार बार होता रहेगा। तो ये लूप हमें फैसिलिटी देता है। लूप स्टेटमेंट हमें ये परमिशन देता है कि हम एक ही सेम कोड को बार बार एग्जीक्यूट करते रहें, ठीक है। इसमें क्या होता है, लूप जब भी एग्जीक्यूट होता है तो आपको मैंने बताया था ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो डार्क हमारे पास सर्कल होता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो आपका एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशनल जो कोड दिया आपने एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। यदि कंडीशन फिर से ट्रू होगी तो फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन चेक होगी फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा। ये प्रोसीजर चलती रहेगी और एक लूप की तरह ये वर्क हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा तब तक जब तक कि कंडीशन क्या होगी हमारी ट्रू। यहाँ पर अगर एक बार कंडीशन हमारी कि इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो ये कोड स्टेटमेंट चलता रहेगा। बट इन केस अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, यहाँ पे जो कंडीशन चेक होगी, इस डायमंड शेप के अंदर कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ कंडीशन क्या हुई हमारी फॉल्स होगी तो वो प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यहीं पे प्रोग्राम क्या होगा आपका, रुक जाएगा। तो लूप स्टेटमेंट में आपका प्रोग्राम उसी कोड को बार बार जब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर एक बार कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका प्रोग्राम कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। लूप की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, जैसे मैंने आपको बताया, इन जनरल आप 2 की टेबल लिखेंगे तो आपको 2 को बार बार ऐड करना पड़ेगा। 3 की टेबल लिखोगे तो बार करना होगा। मान लीजिए आप टेबल के अलावा भी कई सारे काम होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं जिसमें आपको सेम वर्क बार बार करना होता है, उस केस में हम लूप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब कौन कौन से हमारे पास लूप प्रेजेंट है जावा में, हम उन्हें देख लेते हैं।
बेसिकली 3 टाइप के लूप आपको जावा C++ में पढ़ने होते हैं। फर्स्ट लूप है वाइल लूप, सेकेंड है फोर लूप एंड थर्ड इज डू वाइल लूप। हम एक एक को डिटेल्स में विथ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट जो हमने बोला वाइल लूप, इसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आगे दिया हुआ है। वाइल लूप क्या करता है, रिपीट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कि दी हुई कंडीशन ट्रू होगी जब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ द टेस्ट द कंडीशन इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप। वो पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद में ही लूप को एग्जीक्यूट करता है। मतलब वाइल लूप ने हमें बोला कि वो वही काम करेगा जो बाकी सारे लूप कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। बट ये सबसे पहले क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, उसी के बाद में यहाँ पर कोड को एग्जीक्यूट होने की परमिशन देता है। तो लूप फॉर लूप क्या करता है, execute a sequence of statement multiple times and abbreviate the code that manage the loop वेरिएबल। जब तक कि देखो फॉर लूप में बात की जाए तो फॉर लूप में एक ही लाइन में तीनों वर्क होते हैं, इनिशियलाइजेशन, देन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड कंडीशनल। तीनों आपके पास एक के बाद एक होता है। यहाँ पर तीनों फिक्स होती है पोजीशन। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद में कंडीशन चेक होती है और कंडीशन चेक होने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ये तीनों कंडीशन आपको तब और अच्छे से क्लियर होगी जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला वाइल लूप में क्या करता है, वाइल लूप में वो डायरेक्टली पहले कंडीशन अकेली चेक करता है। मतलब इसमें एक ही टास्क होता है, कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन फॉर लूप में क्या होता है, 3 स्टेटमेंट होते हैं। तो एक ही लाइन में एक ही स्टेटमेंट में 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, देन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशन चेक होगी और उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। अब नेक्स्ट डू वाइल लूप, लाइक अ वाइल लूप एग्जीक्यूट दैट इज टेस्टेड द कंडीशन इज ट्रू कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। वाइल लूप क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है, बाद में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले वो लूप को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में कंडीशन को चेक करता है। तो वाइल लूप भी सेम काम करेगा। चूँकि मैंने आपको बताया कि लूप जो होते हैं वो सभी एक ही कंसेप्ट पे काम करते हैं। जब हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो हम लूप का यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अंदर हमने 3 टाइप के लूप बताए, तो उनके उस बिहाफ पे बनाए हैं जो उनकी प्रोसेस है। तो इसकी प्रोसेस, वाइल लूप की प्रोसेस क्या है, पहले कंडीशन चेक करो, बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। जबकि डू वाइल की क्या होती है, इसमें बाद में कंडीशन चेक होती, पहले ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है एटलीस्ट 1 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम वाइल लूप को पढ़ते हैं। वाइल लूप स्टेटमेंट इन अ जावा प्रोग्राम rapidly execute the target statement as long as a given condition is true। ठीक है, वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब हम इसका पढ़ते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स मतलब इसको लिखने का तरीका, जो उसको लिखने की मैथडोलॉजी होती है वही क्या कहलाता है, उसका सिंटैक्स कहलाता है। तो वाइल लूप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाइल लूप में हम इसका सिंटैक्स चेक करते हैं और सिंटैक्स लिखते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पर हम सिंटैक्स देख लेते हैं। वाइल लूप के सिंटैक्स में आपको कीवर्ड यूज़ करना है वाइल, और उसके बाद में ब्रैकेट में आपको कंडीशन लिखनी है। कंडीशन या तो आपकी ट्रू होगी या तो कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। और मैंने बताया कि दोनों में से कोई एक सिचुएशन आना, या तो ट्रू होना या फॉल्स होना। इस कंडीशन को हम बूलियन एक्सप्रेशन से यूज़ करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन में क्या, बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो जब हमारे पास दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता है तो हम वहाँ लिख दिए होते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। जैसा हमने इफ़ में भी किया था, जब हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करा था तो हमने उसके आगे एक स्मॉल ब्रैकेट लगाया और उसमें भी लिखा था हमने बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन लिखने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, एक कंडीशन चेक होगी, वो तो या तो राइट होगी या तो रॉन्ग होगी, या तो सत्य होगी या असत्य होगी। तो अगर वो ट्रू होती है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ लिखा वाइल लूप बूलियन एक्सप्रेशन, ब्रैकेट ओपन हुआ और यहाँ पर उसका स्टेटमेंट है जो हम टास्क करवाना चाहते हैं, उसके बाद में ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा।
ठीक है। हियर स्टेटमेंट में भी सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर हमने तो अभी एक ही स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे एक ही लाइन हो सकती है और एक से ज़्यादा भी कहीं सारी लाइन्स हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसका फ्लो डायग्राम कैसे होगा, मतलब प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ से प्रोग्राम की ओपनिंग है, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब हमारे स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है उस केस में हमारा प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगर एक बार क्या करेगा, वो कंडीशन कोड ऑफ ब्लॉक के बाद पहले रिवर्स जाएगा। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ क्या होने वाला है। वाइल लूप में सबसे पहले यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, यदि हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट एक बार होने के बाद फिर से ये कंडीशन चेक करेगा और यदि कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यही प्रोसेस चलती रहेगी। कोड ऑफ कंडीशन चेक, कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, कंडीशन चेक, कोड का रन होना, कंडीशन चेक होना। लेकिन एक बार यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है उसके बाद ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली लास्ट स्टेज पे चला जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो मैंने आपको फ्लो डायग्राम बताया कॉमन लूप का, वही फॉलो होने वाला है। नेक्स्ट अब हम इसके बाद देखेंगे फॉर लूप क्या होता है। मैं इसके एग्जांपल्स आपको सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम यहाँ देख रहे हैं फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप जैसा मैंने आपको बताया कि फॉर लूप भी एक रिपीट होने वाला स्टेटमेंट होता है जो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। एक बार अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। हम इसके अंदर यहाँ पर इसका सिंटैक्स देखेंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स के लिए आपको सबसे पहले कीवर्ड का यूज़ करना है फॉर। फॉर लिखने के बाद आपको यहाँ पर 2 कॉमास लगा के 3 वैल्यूज़ को टाइप करना है। यहाँ पे तीनों वैल्यू की 3 पोजीशंस है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस पे क्या वैल्यू आने वाली है वो मैं आपको बता रही हूँ। फॉर लूप में जैसे देखो आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर लूप में यहाँ पर 3 पोजीशन है। फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया है और सेमीकोलन लगाने के बाद सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड कंडीशन है वो है बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। उसके बाद में है अपडेट। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बुलियन एक्सप्रेशन में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। जैसे मैंने चेक किया 10 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो जहाँ बुलियन एक्सप्रेशन लिखा है वहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है। कंडीशन लगाई जाती है, जो भी हम इस टास्क में कंडीशन देना चाहते हैं वो हम बुलियन एक्सप्रेशन की प्लेस पर लिखते हैं। अपडेट में हम उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं और इनिशियलाइजेशन में नॉर्मली वैल्यू देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक हम नॉर्मल से छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे मैं आपको ये क्लियर कर पाऊँ। मैंने यहाँ पर लिखा i इक्वल टू 2। ये कहाँ लिखूँगी मैं कि i की वैल्यू 2 है, ये लिखा जाएगा इनिशियलाइजेशन में। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है उसको वैल्यू देना, जो भी वेरिएबल आपके पास हो। हमारे पास जो वेरिएबल था फिलहाल वो था i की वैल्यू क्या लिखी मैंने 2। उसके बाद में मैंने कंडीशन चेक करी कि i की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है क्या, तो i को मैंने पहली वैल्यू दी 2, उसके बाद में कंडीशन चेक करी i की वैल्यू ग्रेटर है क्या 10 से। देन जब मुझे ये पता चल जाएगा कि i की वैल्यू 10 से ग्रेटर है, इसके बाद में एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट में इसका अपडेशन होगा। i की वैल्यू को मैंने बढ़ा देना है 1 से। तो ये देखा आपने, मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें दी। फर्स्ट में इनिशियलाइजेशन का मतलब कि जो भी वेरिएबल है आपके पास उसको वैल्यू देना। फिर उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन में यहाँ पर कंडीशन चेक की जाती है कि जो हम वेरिएबल ले रहे हैं वो उसकी कंडीशन जो भी आप देना चाहें, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आप कोई सा भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में अपडेट में क्या होगा, जो आपने वैल्यू दी थी, जो भी जिस भी वेरिएबल को वैल्यू दी थी उसकी वैल्यू आप इंक्रीमेंट कर सकते हो उस वैल्यू का, या तो आप डिक्रीमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो 2+1 से ये वैल्यू 3 हो जाएगी और आप चाहें i-1 से तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 से और 1 माइनस हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी। ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट में यहाँ पर हमारे पास 3
यहाँ पर 3 वैल्यूज़ होती हैं। अब 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, 3 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, इनिशियलाइजेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, देन अपडेट। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला वर्क होता है फॉर लूप में यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा। सेकंड वर्ड होता है बूलियन एक्सप्रेशन का चेक होना। आपने वैल्यू दी, उसके बाद में आप चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू है क्या। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ही वो अपडेट करेगा। मतलब अपडेट का टास्क सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन चेक होना। अगर बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ही अपडेट होगा। ये फोर्थ वर्क हो गया। मतलब 1 2 3 में ये नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद में अपडेट करेगा। लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है उस केस में 1 2 और 3 चलेगा। मतलब पहले इनिशियलाइजेशन, फिर बूलियन एक्सप्रेशन, कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब अंदर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट तो होना ही नहीं है, तो थर्ड स्टेप हमारी रुक गई, क्योंकि स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट का मतलब है जो आप काम कर रहे थे वो नहीं होगा, और उसके बाद में फिर ये डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर लूप में इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेज होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम इसके बाद देखेंगे डू वाइल लूप। इसके पहले हम देख लेते हैं फॉर लूप का फ्लो चार्ट कैसा होता है। फ्लो लूप के फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद फोर्थ स्टेप मैंने आपको बताई थी। देखो, फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन का चेक होना, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन का चेक होना। बूलियन एक्सप्रेशन के बाद आप ब्रैकेट के अंदर आएंगे और कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में होगा अपडेशन। अपडेशन को यहाँ पर उन्होंने इंक्रीमेंट लिखा है ना। इंक्रीमेंट तो यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों में से कुछ एक होना अपडेट कहलाता है। ये तो इंक्रीमेंट हो सकता है या तो ये डिक्रीमेंट हो सकता है। कोड का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर इंक्रीमेंट होने पर वैल्यू, इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो उसके बाद में फिर वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। एक और चीज़ याद रखना है, इनिशियलाइजेशन जो हुआ था वो सिर्फ 1 टाइम होता है, फर्स्ट टाइम। इनिशियलाइजेशन होने के बाद इसका कोई वर्क नहीं होता है। इनिशियलाइजेशन में जो फर्स्ट टाइम वैल्यू दी थी वो दे दी, उसके बाद में सिर्फ 3 ही टास्क बचते हैं अगर प्रोग्राम रिपीट होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में कंडीशन चेक, कंडीशन चेक करने के बाद कोड ऑफ ब्लॉक, उसके बाद में इंक्रीमेंट। मान लीजिए इंक्रीमेंट के बाद में होता क्या, कंडीशन चेक। मतलब आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट एक ही बार हुआ था, इसके बाद कंडीशन चेक के बाद कोड ऑफ ब्लॉक, इंक्रीमेंट, कोड ऑफ ब्लॉक, ये चलने वाला, रिपीट होने वाला है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इस लूप से डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, इस लूप से टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कभी भी इसके बाद में इनिशियलाइजेशन में नहीं गया। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया तभी इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद में ये इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाता है। कंडीशन चेक, कोड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट यही चलता रहता है, और लास्ट में जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप को छोड़ के प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। तो ये था फॉर लूप का फ्लो चार्ट। उसके बाद में अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को हम यहाँ स्टडी करेंगे। डू वाइल लूप मैंने जैसा बताया था कि वाइल लूप की तरह ही होता है, बट इसमें इतना सा चेंज है कि वाइल लूप जो होता है उसमें कंडीशन लास्ट में चेक होती है। पहले एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद में ही कंडीशन चेक होगी। पहले ही एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा डू, अब देखें यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लगा, कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, कोई बूलियन एक्सप्रेशन चेक नहीं हुआ। अब यहाँ डू लिखा है, इसका मतलब डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो डू लिखा है यहाँ पर, प्रोग्राम यहाँ पर जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद उसने यहाँ पर है वाइल लूप। जैसा कि वाइल लूप में होता है बूलियन एक्सप्रेशन, मैंने आपको बताया था वाइल लूप में हम कैसे लिखेंगे, वाइल लिखेंगे और ब्रैकेट में चेक करेंगे 10 इज ग्रेटर देन 2। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये वापस से डू पे जाएगा और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा।
पहले एक बार ये सिंगल टाइम, एटलीस्ट वन टाइम तो ये एग्जीक्यूट होता ही है, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या होती है, बाद में चेक होती है। तो यहाँ पर डू व्हाइल में हमारे पास सबसे पहले एक बार प्रोग्राम रन हो गया, उसके बाद में एक बार प्रोग्राम रन होने के बाद कंडीशन चेक हुई, फिर प्रोग्राम रन, कंडीशन चेक, प्रोग्राम रन। इन केस यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका। फ्लो चार्ट में जैसा मैंने आपको बोला, सबसे पहले प्रोग्राम एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा, तो डू से यहाँ पे कोड ऑफ ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हो गया, फिर कंडीशन चेक हुई, इसके बाद कंडीशन क्या हुई, चेक हुई। अब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड ऑफ ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम रुक जाएगा, है ना। तो आपने देखा पहले, सबसे पहले क्या हुआ इसमें, पहले कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, पहले ही फर्स्ट टाइम में कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया बिना कंडीशन को चेक करे, बिना किसी भी प्रोसेस इनिशियलाइजेशन या अपडेशन को किए हुए। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर। लेट्स अब यहाँ पर इस सभी के एक एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिससे ये हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वाइल लूप जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें x की वैल्यू 10 ले ली है, हमने सबसे पहले ले ली है x की वैल्यू, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, हमने ले लिया है x की वैल्यू क्या है, 10 है। मान लीजिए सपोज कि x की वैल्यू 10 है, और इसके बाद में हम प्रोग्राम में लूप लगा रहे हैं, वो लूप है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप में यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाइल लूप में बुलियन एक्सप्रेशन है। यहाँ पर कंडीशन चेक हुई है कि क्या x की वैल्यू 20 से छोटी है, मतलब मैं x की जगह पर अगर 10 रख दूँ और उसके बाद में कंडीशन चेक करूँ कि x की वैल्यू 10 से छोटी है या नहीं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो x की वैल्यू है वो 10 से छोटी 20 से छोटी है, x इज लेसर देन 20। तो आप देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 20 से छोटी है, मतलब हमारी कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू है, इस केस में यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर आने के बाद यहाँ लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम में क्या लिखा आना चाहिए, हमारा जो आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट है हमारा इसी प्रोग्राम का आउटपुट है, ये प्रोग्राम कम्प्लीटली रन होगा और इससे जो आउटपुट आएगा वो नीचे लिखा है। तो हमारी चूँकि कंडीशन सही थी, तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम में लिखा आएगा आउटसाइड, वो क्या लिखा आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स। क्या है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इस समय थी 10, तो यहाँ पर क्या आ गई, वैल्यू ऑफ एक्स 10। ठीक है, इसके बाद में हम इस प्रोग्राम में पहला हमारा वर्क हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट लाइन में लिखा है x प्लस प्लस। इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू थी अब उसको आपको 1 नंबर से इंक्रीमेंट करना है, मतलब उसमें आपको 1 जोड़ देना है। तो अब हमारे पास x की नई वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। ठीक है, अब 11 आने के बाद हमने यहाँ पर कंडीशन चेक करी कि क्या 11 जो है हमारा वो लेस देन 20 है। तो यहाँ पर जब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है, जो हमारा 11 है वो लेस देन 20 है। तो अगेन सिस्टम में क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ एक्स, और इस समय वैल्यू ऑफ एक्स क्या थी, 11। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर इस समय हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है 10। ठीक है, 11। तो 2 बार हमारा अभी आउटपुट आ चुका है, एक बार 10 और एक बार 11। फिर हमारे पास अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है x की वैल्यू क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। अभी हमारे पास x की वैल्यू 10 थी, 11 थी, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 + 1 = 12। अब यहाँ पर सबसे ऊपर मुझे x की वैल्यू लिखना पड़ेगी, वो है 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टेटमेंट जो लूप में लिखा हुआ है उस लूप के पूरे स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ लूप में क्या लिखा हुआ था, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी, तीनों जो कि ब्रैकेट के अंदर है वो तीनों लाइन एक के बाद एक करके एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अभी इस समय हमारे x की वैल्यू है 12। अब मैं यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करूँगी, क्या 12 इज लेटर स्मॉलर देन 20 है। तो हाँ, यहाँ पे फिर से कंडीशन ट्रू हुई, इसलिए वैल्यू ऑफ x आ जाएगी जो कि हमारे पास 12 है। फिर यहाँ पर 12 + 1 हुआ, 13 वैल्यू आई, कंडीशन चेक हुई, 30 इज लेस देन 20, सही हुआ, 13 हुआ। ऐसे कर करके हमने देखा कि हमारे पास 19 तक वैल्यू प्रिंट हुई। 19 लिखने के बाद जब एक बार कंप्यूटर ने यहाँ पर लिखा कि वैल्यू ऑफ एक्स इज 19, 19 के बाद अब वो क्या करेगा, 19 में प्लस करेगा 1, और अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। इसके बाद जब वो कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ पर वो चेक करेगा कि 20 इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, 20 की वैल्यू 20 से बड़ी नहीं होती है, मतलब कंडीशन
कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स होने के केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ 20 प्रिंट नहीं होगा, आगे कुछ भी लिखने वाले नहीं है, आगे आपको इस एक्स में एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम रुक जाएगा और यहीं पे लूप कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया आपको। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में आपको ब्रैकेट में कंडीशन चेक होती, कंडीशन चेक होने के बाद आप इस ब्रैकेट के अंदर आ सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो भी टास्क या जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो स्टेटमेंट कंप्लीटली एग्जीक्यूट होंगे। फिर से कंडीशन चेक होगी और ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। अब हम फोर लूप के एग्जाम्पल को लेते हैं। फोर लूप जैसा मैंने आपको बताया था इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। 3 यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास तीनों इनिशियलाइजेशन, देन उसके बाद कंडीशन और उसके बाद में अपडेशन, तीनों प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। सबसे स्टार्टिंग में इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन में यहाँ मैंने बताया कि x की वैल्यू क्या है, 10 है। x की वैल्यू 10 है, ये फर्स्ट टाइम काम होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब यहाँ पर हम सेकंड काम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो x की वैल्यू है 10 वो लेस देन 20 है क्या। हमने देखा हाँ ये लेस देन 20, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम अंदर आ जाएंगे। अंदर इस लूप के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, लूप के अंदर जो लिखा है उसको प्रिंट करना है। तो हम जैसे ही लूप के अंदर आए, यहाँ पर हमने लिखा system.out.println में वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो प्रिंट होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या है 10, वो प्रिंट हो गई। उसके बाद में हमारा थर्ड काम होने के बाद हम फोर्थ प्रोसीजर पे आए जो है अपडेशन। तो मैंने यहाँ पर अपडेट देखा, यहाँ लिखा था कि एक्स की वैल्यू को आप 1 से बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। तो अब x की वैल्यू जैसा कि पहले 10 थी, अब 1 से बढ़ के क्या हो जाएगी 11। तो यहाँ पर x की नई वैल्यू क्या आ गई है 11। इसीलिए सिस्टम ने ये बोला है कि आप अगर एक बार, अब देखिए x की नई वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 11 आ गई। x की नई वैल्यू 11 आ गई, तो अब मैं इसको इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकती। अगर मैं इनिशियलाइजेशन करती हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। मतलब अब ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद में सेकेंड टाइम ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सेकेंड टाइम होगा तो x की वैल्यू दो हो जाएगी। x की वैल्यू एक तो 10 जो इनिशियलाइजेशन में दी है और एक जो हमने अपडेट की है वो 11, दो वैल्यू एक ही टाइम में एग्जीक्यूट नहीं ली जा सकती। इसलिए अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे डायरेक्टली। मतलब ये फोर्थ वर्क होने के बाद आपको अब प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होना होगा, ये वाला वर्क खत्म हो जाता है इनिशियलाइजेशन का। अब डायरेक्ट कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने में 11 इज लेसर देन 20, ये बात सही है क्या, ये कंडीशन फिर से सही है। इसलिए यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इस बार वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगी 11। ठीक है, इसके बाद लिखने के बाद वो क्या करेगा, फिर से अपडेट करेगा। अपडेट करने पर अब यहाँ पर 11 + 1 यानी वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, अब वैल्यू होगी 12। कंडीशन चेक करना है उसको। कंडीशन चेक की 12 इज लेस देन 20, ये सही है क्या। तो हाँ 12 जो है हमारा वो छोटा है 20 से, इसलिए फिर से आएगी वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी 30। इसके बाद फिर से वो क्या करेगा, प्रिंट करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा और अपडेट करेगा, मतलब 12 से उसकी वैल्यू क्या कर देगा, अब 30 कर देगा। 30 करने के बाद फिर से इस कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यही प्रोसीजर हमारी अगेन एंड अगेन चलती रहेगी। क्या होता रहेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट, अपडेट के बाद कंडीशन चेक, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, कंडीशन चेक, अपडेट, कंडीशन चेक। ये 3 फेज बार बार रिपीट होंगे और ये जब तक रिपीट होंगे जब तक कि 20 मतलब जो x की वैल्यू है वो छोटी नहीं हो जाती, बड़ी नहीं हो जाती 20 से, या बराबर नहीं हो जाती। तो हमने देखा यहाँ पर कहाँ तक प्रिंट हुआ, सिर्फ वहीं तक प्रिंट हुआ 19 तक, क्योंकि 20 में कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। 3 वर्क जो हमने यहाँ देखे फॉर लूप में, इनिशियलाइजेशन और उसके बाद में इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में हमने देखा इंक्रीमेंट, कंडीशन चेक और उसके बाद में हमने देखा अपडेशन। यही प्रोसेस हमने फॉर लूप, वाइल लूप के एग्जांपल में भी देखी थी। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वाइल लूप में आपको यहाँ पर सेम प्रोसेस मिली है। पहला काम हमारा जो हुआ है वो है यहाँ पर कंडीशन चेक, दूसरा अपडेशन, और इसके पहले मैंने फर्स्ट में लिखा था x = 10। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कोई सा भी लूप हो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट होंगे ही, उसमें तीनों चीज़ें यहाँ पर होगी सही, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो। तीनों लूप में आपके पास
तीनों लूप में आपको ये तीनों वर्क रहेंगे ही सही। चाहे हम डू वाइल लूप की बात करें तो वहाँ पर भी ये तीनों वर्क हमारे होंगे। पहला टास्क जो हमारा है इनिशियलाइजेशन, दूसरा टास्क जो हमारा है वो है कंडीशन चेक, एंड थर्ड जो हमारा टास्क है वो है अपडेशन। वो चाहे एक ही लाइन में, जैसे फोर लूप में तो एक ही लाइन में लिखा हुआ था, वाइल लूप में आप देखोगे तो एक लाइन में नहीं लिखा है, लेकिन ये पूरा प्रोग्राम में कहीं ना कहीं जरूर लिखा है। जैसे इनिशियलाइजेशन नहीं करते तो हमको एक्स की वैल्यू नहीं मिलती, इसके बाद में यहाँ पर हमारा कंडीशन चेक ज़रूरी है, उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी ज़रूरी है। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर लूप में प्रेजेंट होता है। बस इन तीनों लूप में लिखने का तरीका अलग अलग है। तीनों लूप में ये तीनों काम ही होंगे, बस यहाँ पर लिखने का तरीका जो है, लिखने का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब ऐसे ही हम देख लेते हैं वाइल लूप, डू और फॉर लूप के बाद में डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में भी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वही तीनों चीज़ें हमारे पास दिखेगी आपको। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, उसके बाद में कंडीशन चेक हो गई, लेकिन इसके पहले कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू भी दी होगी। एक्स की वैल्यू जो है 10। अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो यहाँ पर कोई भी हम एक्स को कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे दी हमने 10, उसके बाद में उसको किया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन उसके बाद में कंडीशन चेक। यही प्रोसीजर सेम हो रही है, बस डू लूप में मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा डू लूप होता है उस डू लूप में बिना किसी कंडीशन को चेक के, बिना किसी इनिशियलाइजेशन के, बिना किसी अपडेशन के, तीन वर्क, तीनों में से एक भी काम ना करते हुए डायरेक्टली क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन होगा। तो यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा पहली बार, और इस एग्जीक्यूट होने के बाद में आप देखेंगे यहाँ ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद में यहाँ कंडीशन चेक हो रही है, और फिर कंडीशन यदि ट्रू होगी तो फिर से डू अपना काम करेगा। पहले डू ने अपना वर्क किया, कंडीशन चेक हुई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये इस तरीके से चलता रहेगा। और जैसा अदर्स लूप ने किया, ये भी हमें 10 से लेकर 19 तक की वैल्यू देगा, क्योंकि अगेन हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि x जो है वो लेस देन 20 होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखो x इज लेस देन 20, आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, है ना। तो ये जैसे आपने यहाँ पर ले लिया यूज़र नेम ABC इक्वल टू ABC होना चाहिए। जब तक कि यूज़र नेम ABC इक्वल टू ABC नहीं होगा उसकी लॉगिन नहीं होगी। जब तक कि यूज़र का पासवर्ड बिल्कुल सही नहीं होगा उसकी लॉगिन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कंडीशनल या जो लूप लगाते हैं वो बेसिकली यहाँ पर चेक करने के लिए, कंडीशंस को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद में अब हमारे पास आते हैं लूप को कंट्रोल करने वाले स्टेटमेंट। अभी लूप तो हमने देखा, लेकिन लूप क्या होता है, कभी कभी बिना रुके बार बार चलता रहता है कंटिन्यूसली, और कभी कभी कंडीशन के रुकने के बाद भी हम चाहते हैं कि हमारा जो लूप हो वो कंटिन्यू हो। तो दोनों हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने लूप को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके भी स्टेटमेंट बनाए हैं। अब ये लूप बार बार चलता रहेगा तो कभी अचानक से रुकेगा नहीं, हो सकता सिस्टम हैंग हो जाए या अदर्स प्रॉब्लम्स आ जाए, जो हम चाह रहे हैं वो हमारा नहीं हो पाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि अगर हम टेबल लिख रहे हैं 2 की, तो 2 की टेबल हमको सिर्फ 10 टाइम्स ही लिखनी है, मतलब इन द सेंस कि आप स्पेसिफिक टाइम या एक स्पेसिफिक नंबर्स में उसको चाहते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली बार बार चलती रहेगी। तो हम क्या करते हैं इस केस में, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया ब्रेक स्टेटमेंट, लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और ब्रेक स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा स्विच स्टेटमेंट में यूज़ होता है। तो हमने अभी पढ़े थे इसके पहले डिसीजन स्टेटमेंट में इफ़ एल्स, नेस्टेड, जो हमने स्टेटमेंट पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा था ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा तो आपका केस एक के बाद एक कंटिन्यूसली चलता जाएगा। कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट जब हम प्रोग्राम को स्किप करा के कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं कॉज द लूप टू स्किप द रिमाइंडर ऑफ इट्स बॉडी एंड इमीडिएटली क्या होगा, रीटेस्ट इट्स कंडीशन प्रायर द रिटायरिंग। ठीक है, अब दोनों के हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले जो कोड है कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होगा। कंडीशनल कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम फिर से, जैसा हमने बोला था लूप में क्या होता है, कंडीशन सही होती है तो वो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर फॉल्स होती है तो वो फॉल्स हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि 2 बार के बाद में हमारा
जो टास्क है वो कंटिन्यू ना हो तो हम ब्रेक लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया, कंडीशनल कोड चेक हुआ, और अगर मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू लिख दूंगी, कंडीशन दे दी, कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। अब एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने अगर ब्रेक दे दिया है तो वो बिना कंडीशन चेक किए हुए सेकेंड टाइम वो कंडीशन ही नहीं चेक करेगा, और बिना कंडीशन को चेक किए हुए ही वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो ब्रेक स्टेटमेंट है हमारा वो स्विच स्टेटमेंट में यूज़ होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक इस फोर लूप में भी ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया है। देखिए आप, यहाँ पर मैंने एक्स की एक वैल्यू कोई सी भी ले ली, 10 ले लो, 20, 30, 40। हम यहाँ पे स्टार्टिंग में चूंकि एक अरे है तो यहाँ पर 10 पहली वैल्यू जो एक्स की होगी वो 10 होगी। 10 इक्वल टू 30 है क्या? नहीं है, तो ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वैल्यू को उठाएगा। अब 20 इक्वल टू 30 सही है क्या? अभी नहीं है, तो फिर से यही ब्रेक कर देगा। फिर अभी थर्ड वैल्यू को उठाएगा, थर्ड वैल्यू 30 इक्वल टू 30 सही है क्या? तो ये प्रिंट करेगा। यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद ये इसके आगे नहीं जाएगा। अब इसके बाद में देखो आप, आउटपुट भी हमको क्या मिला? 10 और 20 मिला। कब तक उसने प्रिंट किया? जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो गई। जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो गई, एक्स इक्वल टू 30 हो गया, उसके बाद में प्रोग्राम में आउटपुट देना ही इसने बंद कर दिया। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ये कंटिन्यू, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सेम वैसे ही लिखा जाता है। इसमें सिर्फ हमको जैसे कंटिन्यू लिखना है तो यहाँ पर क्या लिख दिया? कंटिन्यू लिख के हमने सेमीकोलन लगा दिया। हमने क्या करा? सिर्फ एक शब्द, एक वर्ड कंटिन्यू लिखना है और उसके आगे सेमीकोलन लिखना है। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आउटपुट आया 10, 20, उसको जब कंडीशन फॉल्स हुई और जब कंडीशन ट्रू हुई उस स्टेटमेंट में से नहीं लिखा, उसके अलावा उसने सारे स्टेटमेंट में लिखा। कंटिन्यू चलता रहा, कंडीशन ट्रू हुई तब उसने नहीं लिखा, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहेगा। तो इस तरीके से हम दो हमारे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को भी यूज़ करते हैं। वो दो ही लूप कंट्रोल स्टेटमेंट दो ही होते हैं, पहला है ब्रेक और दूसरा है कंटिन्यू। ठीक है, यहीं पर हमारा यहाँ तक का कंप्लीट होता है। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में आपको नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर सबमिट कर दूंगी। ओके, थैंक यू।